ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। ये सेकंड पार्ट है पिछले वीडियो का। एज ऑफ रेवोल्यूशंस का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है। अमेरिकन रेवोल्यूशन डिस्कस हो चुका है पहले ही। अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इट। आई कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट फाइंड इट एंड वॉच। बिकॉज अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ है रेवोल्यूशन आना, और अमेरिका से फ्रेंच में आया है, और फ्रेंच के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है हमारा इंडियन रेवोल्यूशन। सो अगर हमें इंडियन रेवोल्यूशन को अच्छे से समझना है तो हमें इंटरनेशनली पहले समझना होगा कि आया कहाँ से। सबसे पहले अमेरिका में आया, फिर फ्रांस में आता है। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सबसे पहले तो पॉलिटिकल कॉज। उस टाइम कौन थे? लुइस 16 थे। लुइस 16 थे, और लुइस 16 अपने आप को क्या कहते थे? ये 1789 की बात है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, 1781 में अमेरिका आज़ाद हो चुका था, और यहाँ पे बात आ रही है 1789 की। ठीक है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जैसे अमेरिका ने अपने आप को आज़ाद करा लिया था, अब अमेरिका को देख के फ्रांस को भी ऐसा लगेगा कि हमें भी आज़ादी हासिल करनी चाहिए, और फ्रांस को देख के इंडिया को भी ऐसा लगेगा कि हमें भी आज़ादी हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो अब हुआ क्या उस टाइम में 1789 में कौन राजा था? लुइस 16 थे, और लुइस 16 अपने आप को क्या मानते थे कि गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस वजह से इनका कुछ भी अगर हो, अगर ये कुछ भी ऑर्डर दे रहे हैं तो इनका ऑर्डर कहीं भी कभी भी क्वेश्चन ना किया जाए, और अगर कोई भी क्वेश्चन करता था तो क्या होता था, तो उसको जो है जेल में डाल दिया जाता था, उसको बहुत बुरी सज़ा मिलती थी। इस तरह से क्या होता था, लोगों को प्रिजनर बना के, एक जगह है जिसका नाम है बास्टाइल, ठीक है, वहाँ पे रखा जाता था, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि उस जेल का क्या नाम था? बास्टाइल, क्योंकि अभी ये बास्टाइल हमें आगे भी देखने को मिलेगा, बास्टाइल का रोल हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉजेज़। अब सोशल कॉजेज़ क्या थे? सोशल कॉजेज़ मतलब क्लासेस बन गई थी वहाँ पर। एक फर्स्ट स्टेट था, एक सेकंड स्टेट था, और एक थर्ड स्टेट था। जो पहला स्टेट था उसमें कौन आते थे? जो चर्च के ऑफिशियल्स होते थे। उस टाइम तक वो लोग काफ़ी करप्ट हो गए थे। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करने लगे, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। पहले में कौन आते थे? क्लर्गी ऑफिशियल्स आते थे, चर्च के ऑफिशियल्स आते थे। ठीक है, सेकंड स्टेट में कौन आते थे? नोबिलिटी यानी कि मिनिस्टर्स आते थे। और थर्ड स्टेज में पूरे आपके जितने भी पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, मर्चेंट्स, सारे जितने बाकी प्रोफेशंस हैं, वो सारे अदर्स आप बोल लीजिए, वो आते थे हमारे थर्ड स्टेट में। ठीक है, जो भी मिडिल क्लास होते थे वो लोग पैसे भी देते थे, उसके बाद भी उनको सोशल स्टैंडिंग कहीं भी नहीं मिलती थी, और उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, और ये जो फर्स्ट टू क्लासेस थे ये बहुत लाविश लाइफ जीते थे, और किसके पैसे पे जीते थे? जो थर्ड क्लास आपका टैक्सेस देते थे उन्हीं के पैसों पे ये फर्स्ट और सेकंड क्लास बहुत लाविश लाइफ जीते थे। लेकिन इसका मतलब क्या? अब लाविश लाइफ जी रहे हैं तो जो भी ट्रेजर है वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। तो इनका ट्रेजर क्या हो गया? खाली होना शुरू किया। अब जैसे ट्रेजर खाली हो रहा है तो क्या कर दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, किस पे टैक्स इन्होंने और बढ़ा दिया? लैंड पे, सॉल्ट पे, और जो भी डेली यूज़ का आइटम होता था उसके ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता था कि जो पीजेंट्स होते थे उनको बस काम करने के लिए बोल दिया जाता था, उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर उनको रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो उनको बोल देंगे आप काम करिए, आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब फालतू काम होते थे वहाँ पर। नाउ इंटेलेक्चुअल कॉजेज़। अब इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ में क्या आता है कि वहाँ पर कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर थे? ठीक है, कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर थे? सबसे पहले वोल्टेयर, रूसो, डाइड्रॉट। ठीक है, इनकी जो थिंकिंग थी इससे पीपल काफ़ी ज़्यादा, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए। ये किसके अगेंस्ट बोलते थे? ये लोग इनक्वालिटी के अगेंस्ट बोलते थे, इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलते थे, और करप्शन के अगेंस्ट बोलते थे। ठीक है, और इन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि जो असली पावर है, जो असली ताकत है वो किसके पास है? वो लोगों के पास है। तो इस वजह से जो भी किंग है
उसको किसकी विल पे जीना चाहिए, किसकी विल पे मतलब किसके कहने पे रूल करना चाहिए, जो भी वहाँ के मासेस हैं, जो भी पीपल है उनके अकॉर्डिंग किंग को रूल करना चाहिए। इन्होंने ये से कहा। तो कौन कौन थे? वोल्टेयर थे, रूसो थे और डाइड्रॉट थे। अब हुआ क्या था कि जब अमेरिका में आपका जब इंडिपेंडेंट का वॉर हुआ था तो बहुत सारे फ्रांस के सोल्जर्स भी वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए गए थे। तो फ्रांस के सोल्जर्स जब वापस आए तो इन्होंने अपने साथ क्या लेकर आए, ये आइडियाज़ लेकर आए। जैसे कि अभी हम इंडिया में देखेंगे कि जो लोग वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो अपने साथ वो आइडियाज़ लेके आएंगे। तो सिमिलरली इसके पहले भी ये हो चुका है, जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो उसके पहले कहाँ हुआ था, ये अमेरिका और फ्रांस के साथ हुआ था, जो हमें वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और इंडिया के साथ देखने को मिलेगा। तो हुआ ये कि जब फ्रांस के सोल्जर्स लौटे तो अपने साथ वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ यानी कि क्रांतिकारी सोच लेकर आए, ठीक है, और डेमोक्रेसी के बारे में लेकर आए और नेशनलिज्म के बारे में लेकर आए, ठीक है। तो अब होता क्या है, 1614 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है सारे स्टेट्स की, जो कि बहुत कम होती थी, लेकिन अब इस बार हुई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट की। जो लुइस 16 वहाँ के राजा थे, उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। तो हर एक स्टेट के पास एक वोट था, 1 स्टेट, 2 स्टेट, ये 3। तो कभी भी अगर थर्ड स्टेट अपनी कोई भी डिमांड रखना चाहता था तो ये मेजॉरिटी वाले वोट ना देकर इसे डाउन कर देते थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। और क्या कॉन्सेप्ट था इनका? इनका कॉन्सेप्ट था 1 वोट टू ईच स्टेट एंड नॉट 1 वोट पर रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पर जो पहले से कॉन्सेप्ट ये प्रिवेल था कि हर एक स्टेट को एक ही वोट दिया जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव वाइज नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 1 मैन 1 वोट, एक एक आदमी का एक एक वोट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है फिर, लेकिन इनकी जो ये डिमांड थी 1 मैन 1 वोट वाली, 1 मैन 1 वोट वाली, ये डिमांड इनकी खारिज कर दी गई। और फिर इनका जब इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया तो इन्होंने खुद से अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई 17 जून को। 17 जून 1789 में इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली। अब यही थर्ड स्टेट के लोग क्या करते हैं, 28 जून को, 17 जून को ये असेंबली बनाते हैं और 20 जून को ये एक टेनिस कोर्ट में मिलते हैं। उस टेनिस कोर्ट में मिलने के बाद ये क्या करते हैं, ये ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम इस स्ट्रगल में एक दूसरे का साथ देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक दूसरे का साथ देंगे। और इसी को क्या बोला जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट ओथ। अब होता क्या है, 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789 को क्या करते हैं, कुछ रेबल क्या करते हैं, कुछ क्रांतिकारी बास्टील पे अटैक कर देते हैं। अब जो वो लोग बास्टील पे अटैक कर देते हैं उसको तोड़ देते हैं वहाँ का गेट, और गेट तोड़ने के बाद जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको आज़ाद कर देते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल। अगर मान लीजिए आप इतना छोटा सा गेट और इतना बड़ा सा आपका पूरा बास्टाइल है, तो मैं फिर भी बहुत छोटा बना रही हूँ, तो अचानक से वो गेट तोड़ देंगे। अगर उन्होंने लीजिए मान लीजिए गेट तोड़ दिया, ठीक है, गेट ये था, ये बैसाइल था, तो अचानक से जब निकलना सब शुरू होंगे, जैसे लगेगा तूफान आ गया है। इसीलिए इसका नाम रखा था स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल। और इसी को क्या बोला जाता है, बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि यहीं से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था। अब जैसे ही रेवोल्यूशन आता है, जो फ्यूडलिज्म पहले था, वो क्या कर दिया जाता है, वो ख़त्म कर दिया जाता है। और न्यू इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि नई अर्थशास्त्र नीति ये आनी लग शुरू हो जाती है। इस तरह से क्या हो जाता है कि फ्रांस हमारा रिपब्लिक हो जाता है। उसके जो लोग हैं उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग वोट कर सकते हैं और इलेक्ट कर सकते हैं अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव जो उन्हीं के यहाँ से बिलोंग करता हो। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इससे बाकी सारे नेशंस भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और अपने अपने रीजन्स में ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या था, फ्रांस का आइडिया क्या था, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। जो इनका ये आइडिया था, ये पूरे दुनिया को इंस्पायर करता है ताकि वो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ सकें, ठीक है। तो इनका क्या था, मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड
जस्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड की। हुआ ये कि जब फ्रांस आज़ाद हो गया था उसके बाद भी जो इंग्लैंड था, हॉलैंड, स्पेन और प्रूशिया, ये लोग डर रहे थे कि जो इन्होंने एग्जिस्टिंग कॉलोनीज़ हैं इनकी, इनमें भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आ जाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे, ये कंटिन्यू फ्रांस के साथ जो है वॉर में रहते थे। ठीक है, तो इसी से हमारे कौन निकल के आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, नेपोलियन को बहुत पावरफुल मैन माना जाता है फ्रांस का, और फिर ये फ्रेंच आर्मी के जनरल बन गए थे। और ये फर्स्ट कॉन्सूल कब बने थे, 1799 से लेकर 1804 तक। और फिर ये एम्परर ऑफ फ्रांस बन गए, फ्रांस के राजा बन गए। कब बने ये फ्रांस के राजा, 1804 से 1815 तक ये फ्रांस के राजा रहे। अब नेपोलियन क्या थे, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, इनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे। क्या चाहते थे, ये पूरे यूरोप को कंट्रोल करना चाहते थे। और इसी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ इनकी लड़ाई हुई। ठीक है, जैसे ही ये क्राउन इनको मिल जाता है, ये डिक्लेयर कर देते हैं ऑस्ट्रिया के साथ, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर देते हैं 1805 में। फिर क्या होता है, ऑस्ट्रिया और रशिया की आर्मी को ये जिस जगह डिफीट करते हैं उसी को हम लोग बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। 1806 में फ्रांस जब प्रूशिया को डिफीट कर देता है और रशियन आर्मी को भी रूट कर देता है, ये 1807 में होता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट यूरोप का, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट यूरोप का किसके अंडर आ जाता है, उसका कंट्रोल फ्रांस के अंदर। और फ्रांस के अंदर मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर आ जाता है। अब नेपोलियन असल में चाहते क्या था, ये ब्रिटिशर्स को भी अपने अंडर लाना चाहते थे। और ब्रिटिशर्स के लिए इनका ऐसा टफ, इतनी हार्ड फीलिंग थी कि ये ब्रिटिशर्स को और ब्रिटेन को क्या कहते थे, अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, मतलब कि बनिया वालों का नेशन। ठीक है, अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स इनको। अब एक बार किसी का उत्थान हो जाता है तो पतन भी होता है, जो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली इनके साथ भी हुआ। अब इनके साथ हुआ क्या, 1812 में जब इन्होंने रशिया पे हमला किया था, और इन्होंने गलती क्या की कि रशिया पे जाड़े में यानी कि विंटर के टाइम में हमला किया, तो इनके जितने सैनिक थे वो ठंड के मारे उनके पेरिश हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई। तो नेपोलियन की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा ब्लो उसको लगा, बहुत ज़्यादा ब्लो लगा, और उनको काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। फ्रांस की जो एनिमीज कंट्रीज़ थी जैसे कि स्वीडन उस टाइम पे, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया, तो इन लोगों ने अपना एक अलायंस बना लिया। और अलायंस बनाने के बाद बैटल ऑफ लीप्जिग में फ्रांस को हरा दिया। तो ये जो हमारी एलाइड फोर्सेस थी ये 1814 में क्या करती हैं, 1814 में क्या करती हैं ये, कि नेपोलियन को एग्ज़ाइल करा देती हैं एक आइलैंड पे जिसका नाम था आइलैंड ऑफ एल्बा। आइलैंड ऑफ एल्बा में इनको एग्ज़ाइल करने के लिए वनवास पे भेज देती हैं। ठीक है, लेकिन नेपोलियन अपनी डिफ़ीट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए अपनी एक छोटी सी आर्मी बनाते हैं और बेल्जियम की तरफ मार्च करते हैं, बेल्जियम की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे इनको डिफ़ीट कर दिया जाता है, और इस बार इनको बैटल ऑफ वाटरलू में डिफ़ीट किया जाता है। अब तक डेट हो चुकी होती है 1815, और इस डिफ़ीट से नेपोलियन का जो सपना था पूरे यूरोप को पाने का और वापस से पार में आने का, ये सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। और फिर अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नेपोलियन को आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, आपने शायद सुना होगा इसका नाम, आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना में एग्ज़ाइल के लिए फिर से भेज दिया जाता है। और यहाँ पर 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपनी टाइमलाइन के बारे में कि अब तक शुरू से हमने क्या पढ़ा। 1765 में क्या आता है,
स्टैम्प एक्ट आता है, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स को जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो अलग अलग तरीके से पैसा लेने की कोशिश करते थे, और जब स्टैम्प एक्ट लगाया तो उन्होंने सारे गुड्स पे मैंडेटरी कर दिया कि स्टैम्प लगना ज़रूरी है, और आप स्टैम्प लगाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1773 में क्या हुआ, बॉस्टन टी पार्टी हुई। वो इंडियंस के भेस में गए थे वहाँ पे कुछ अमेरिकन्स, और उन्होंने क्या किया, जितनी भी चाय थी पूरी पानी में बहा दी, और इसी इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, बॉस्टन टी पार्टी। 1776 में क्या हुआ कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट हुआ। 1789 में क्या होता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये इसके यहाँ जो मोनार्की चलती रहती है, मोनार्की यानी कि राजा वाला, ये इसको एंड कर देता है कि राजा का बेटा ये सब बनते रहेंगे, और एंड करने के बाद एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। 1804 में क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एम्परर बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर बनते हैं। उसके बाद 1815 में, दिस इज 1804 फाइन, 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है बैटल ऑफ वाटरलू में, और यहाँ से इनके जो रेन है यानी कि जो इनका टाइम है वो एंड हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट थे, ये दोनों इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट थे जो भी हमने आज डिस्कस किए, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। Okay, so if you like my video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. I'll be continuing the series with the modern, starting of modern, the age from where Britishers start coming in India. Okay, so the age of basically the Marathas and all that I'll be continuing, inshallah. Okay, thank you.